हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब पर अपने इस सेशन में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू बॉटनी। तो दोस्तों, ये है मेरा रेफरेंस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है और आप फर्दर नॉलेज के लिए जो है आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। आइए अपने इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स को मैं आपको बता दूं। पहला वर्ड है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इस प्रोकैरियोट शब्द जो प्रोकैरियोट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। प्रोस मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और कैरियोट्स से मिल यह कैरियोट्स और कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियोन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता वो। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया और उसमें हम कह दें न्यूक्लियस ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल ये है तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। जब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा तो होता है प्रोकैरियोट्स। बस इसमें इसके साथ में कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें। किसमें? प्रोकैरियोट में सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ठीक, अगला है यूकैरियोट्स। यूस मतलब देखो ये भी बहुत अच्छा शब्द है। यूस मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब आप जानते ही हो। तो कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, अब जिसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है, ट्रू का मतलब कैसा कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा और इसमें वो सारे सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और वैक्यूल्स और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? यूकैरियोट्स में। अब आता है फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से पौधे जो होते हैं केमिकल सनलाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अब ऐसे पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट, और जो नहीं करते हैं वो कहलाते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। अब देखते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को आप समझने के लिए ये समझ लो कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना ऐसा सेल जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं सब एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होंगे। जैसे कि आप एक ही कमरे में रहते हो और उस कमरे में आपको खाना भी बनाना है, आपको सोना भी है, आपको रहना भी है, आपको टीवी भी देखना है और आपको कोई इंडोर गेम जो होते हैं वो भी आप उसी में खेलना है। तो ये सारी चीजें जो है एक ही सेल में मतलब एक ही कमरे में परफॉर्म करना है। तो उसी प्रकार यूनिसेलुलर एनिमल भी होता है जो अपने सारी फिजियोलॉजिकल काम एक ही सेल के अंदर परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर ये कई सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनके हर सेल, फिर इसमें टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है, अलग अलग से, लेकिन इनका जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर का बना हुआ होता है। ठीक, अब अगला देखें न्यूट्रिशन मोड। देखो, न्यूट्रिशन मोड भी दो प्रकार से होता है। एक होता है ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक, और दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक वो होते हैं जो अपना भोजन यानी कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो कौन से हो गए ऑटोट्रोफिक। और जो पौधे यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन डिफरेंट मीडियम से प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रोफिक। ठीक है, जैसे कि अब हेटरोट्रोफिक में जैसे पैरासाइट आ गए हैं या होलोजोइक भी आता है, इसी में सेप्रोफाइटिक भी आते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक, ये आता है रिप्रोडक्शन टाइप। रिप्रोडक्शन भी देखो भाई दो प्रकार के होता है, मोस्टली होता दो प्रकार से, लेकिन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो भी इसी में ही काउंट कर लिया जाता है। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे कि मान लो कोई प्लांट्स या एनिमल्स का कोई पार्ट है, अगर इसको दो पार्ट में काट देंगे तो एक पार्ट एक अलग प्लांट बना देगा, दूसरा प्लांट एक अलग प्लांट बना देगा। ठीक है,
अब रिप्रोडक्शन में क्या, सॉरी, अब एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन ये होता है कि जैसे मेल और फीमेल पार्ट दोनों में गेमेट्स बनेंगे, लेकिन दोनों के गेमेट फ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक अलग अलग प्लांट्स बना लेंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना देंगे। और तीसरा सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल के गेमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, फिर देन प्लांट बनेगा या देन और ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑफस्प्रिंग जिसे कहते हैं, ठीक, ये है। अब देखते हैं, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन और हम क्यों इसे पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन को जानने से पहले हम आपकी एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसको समझाने के लिए, हमारे पास किचन। हम अपने किचन में देखते हैं कि दाल, चावल, आटा, मसाले, तेल, नमक, क्या उस हर चीज किचन में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, सब चीज एक अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है विथ लेवल के साथ में। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर हमें कुछ भी बनाना है तो हम बहुत आसानी से जाके उस पर्टिकुलर कंटेनर से लेके बना सकते हैं, ठीक। अब आप खुद सोचिए, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं किचन में, आप इन सबको एक अलग अलग कंटेनर में ना रख के आप सबको एक ही कंटेनर में भर के रख दिया, ठीक। अब आपको दाल या चावल कुछ भी बनाना है तो आप खुद सोचिए, आपको एक बड़े कंटेनर में जिसमें सारी चीजें भर के रखा है आपने, फिर उसमें से आपको दाल या चावल निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब इसी एक्सपीरियंस को, ठीक है, किचन के इस एग्जाम्पल का जो हमने बताया, इसी एक्सपीरियंस को लेकर चले आइए अपनी बायोलॉजी में। हमारी बायोलॉजी में क्या होता है, बहुत ह्यूज नंबर प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, और किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की स्टडी करना पड़ जाए हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी तब जब हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। अब सोचिए, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का आपको स्टडी करनी है, पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो आपको एक तरफ से सारे प्लांट्स की स्टडी करना पड़ जाएगा, जो कि हम सबके लिए बहुत है हेडेक का काम है, हम सबके लिए इम्पॉसिबल है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक। अब क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन हमारी इसी समस्या को आसान कर देता है। कैसे? कि इन सभी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं, इन सभी को क्या करता है, इनके कैरेक्टर के बेसिस पे, जैसे कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया या कि इवोल्यूशनरी कैरेक्टर हो गया, इनके बेसिस पे ये डिफरेंट ग्रुप्स में या कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, आपको समझ में आ गया, और इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इसी क्लासिफिकेशन को इस इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इमेज है, इसमें कुछ प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, इसको हमने रैंडम बेसिस पर रखा हुआ है, किसी के कोई स्थान फिक्स नहीं है। और ये इमेज ये है, इसमें अपर पोर्शन हमने एनिमल्स रखे हैं और लोअर पोर्शन पे हमने प्लांट्स को रख दिया है। अगर हम आपको दोनों इमेज में से ये कहें कि आप दोनों इमेजों में आप प्लांट्स पे, सॉरी, प्लांट्स पे आप पी मेंशन करिए जहां जहां प्लांट दिख रहा है, और एनिमल्स पे आपको ए मेंशन करना है। आप खुद सोचिए, इमेज ए में अधिक समय लगेगा या फिर इमेज बी में? ऑब्वियसली आप कहेंगे इमेज ए में अधिक समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं है, दोनों मिक्स करके रैंडम बेसिस पर रखे हुए हैं। हमें इसमें दिमाग लगा के, ध्यान लगा के, कंसिडर करके खोजना पड़ेगा कि हाँ ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, ठीक। और वही इमेज बी में हमें देखना, कुछ नहीं करना है, अपर पोर्शन पे प्लांट्स एनिमल्स रखे हुए हैं, लोअर पोर्शन पे हम इन प्लांट्स रख दिए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक। तो आप ये सोचिए कि थोड़ी से, मतलब कि एक हमने पेज ओरिएंटेशन पे, मतलब कि हमने अपर साइड में एनिमल्स रखे हैं, लोअर साइड में हमने पेज के लोअर पोर्शन पे हमने प्लांट्स रख दिए हैं। एक छोटा सा क्लासिफिकेशन जो है, हमने दोनों को अलग अलग कैटेगरी कर दिया, डिवाइड कर दिया है। आप ये चीज आपको जो है आपके काम को कितना आसान कर दिया। तो सोचिए कि इतने ह्यूज नंबर में जहाँ प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, इन सब के लिए, कि हमारे लिए इन सब की स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण, कितनी जरूरी था, ठीक। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन का इतिहास। अगर क्लासिफिकेशन के इतिहास की बात करें, हम अरस्तु की बात ना करें, फिर अरस्तु जी के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, अरस्तु जी ने ही दिया था। और कब दिया था, ये ईयर मेंशन है। और इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था, किसके बेसिस पे, रेड ब्लड के बेसिस पे। यानी कि जिनमें रेड ब्लड होता है उनको रख दिया एनाइमा में, और जिनमें नहीं होता है उनको रख दिया एनाइमा में, ठीक। अब एनाइमा की इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया था दो ग्रुप्स में, जिसको कहते हैं ओविपेरा
और दूसरा है बीवी पैरा। ओबी पैरा में उनको रख दिया जो कि एग लेइंग एनिमल्स थे, और बीवी पैरा में उनको रख दिया जो कि बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं हम लिविंग वर्ड्स के क्लासिफिकेशन पे, जिनमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने 1758 में। इन्होंने क्या किया था, पूरे लिविंग वर्ड्स को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया था। पहला था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने दिया था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वाल, यानी कि जिनमें सेल वाल होता है उनको रख दिया किंगडम प्लांटी में, और जिनमें सेल वाल नहीं होता उनको रख दिया किंगडम एनिमेलिया में। अब किंगडम प्लांटी में देखिए बैक्टीरिया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबको रख दिया किसमें, जितने भी प्लांट्स हैं सब आ गए किंगडम प्लांटी में, और जितने भी एनिमल्स से प्रोटोजोआ से लेकर कॉर्डेटा तक सब किसमें आ गए, किंगडम एनिमेलिया में। अब देखिए जैसा जैसा समय बीतता गया लोग क्लासिफिकेशन को पढ़े, ठीक, पढ़े तो उनको समझ में आया, लोगों की समझ बढ़ी, तो इसमें इस क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स नजर आए लोगों को। ठीक है, अब इस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमें नए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अब हम नया क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो उनका सबसे पहला ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को दोनों एक साथ रख दिया था। ठीक, और दूसरी चीज, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट है, लेकिन जो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों कैसे रख दिए, एक साथ रख दिया। अब देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, जैसे कि बैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। और किंगडम एनिमेलियम बात करेंगे तो प्रोटोजोआ, मोस्टली प्रोटोजोआ कैसे, यूनिसेलुलर हैं। और प्रोटो इसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं, पोरीफेरस लेक, कॉर्डेटा, सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक साथ रख दिया था। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक था इनका, इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक की, मतलब कि ऐसे जो फोटोसिंथेसिस करते थे और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, दोनों को एक साथ रख दिया। अब देखिए बैक्टीरिया के छोड़ के अगर कुछ बैक्टीरिया करते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी में केवल फंजाई एक ऐसा है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता। लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनके साथ में जो है फंजाई को भी रख दिया। यानी कि फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को एक साथ रख दिया। ठीक, अब देखते हैं चौथा ड्रॉबैक, इन्होंने ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक को भी एक साथ रख दिया। ठीक, ये इनके ड्रॉबैक थे। अब देखते हैं थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया था अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में। इन्होंने क्या किया था कि पूरे लिविंग वर्ल्ड्स को तीन किंगडम में डिवाइड कर दिया था। पहला था किंगडम प्रोटिस्टा, और दूसरा किंगडम प्लांटी, तीसरा था किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया था कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया था। ठीक है, सॉरी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को किसमें रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। इसके साथ ही कुछ एल्गी और फंजाई को भी किसमें रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक, अब किंगडम प्लांटी की बात करें तो किंगडम प्लांटी में सारे ग्रीन प्लांट्स को रखा था जिनके पास टिश्यू सिस्टम होता है। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को रख दिया था। अब हम इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई था किंगडम प्लांटी में, लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फंजाई को उठाकर रख दी किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक, अब इस क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने भी यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया था। ठीक, और दूसरा एल्गी और फंजाई को भी एक साथ रख दिया था किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। कुछ एल्गी को और मोस्टली सारी फंजाई को किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया था, एक साथ रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया था कोपलैंड जी ने 1956 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि पूरे लिविंग वर्ल्ड्स को चार किंगडम में डिवाइड कर दिया। पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम प्लांटी, चौथा किंगडम एनिमेलिया। अब देखिए किंगडम मोनेरा में क्या किया था इन्होंने, किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रख दिया था, जैसे बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया सबको। ठीक, किंगडम प्रोटिस्टा में हम देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी, कुछ एल्गी और प्रोटोजोन्स को भी रख दिया था किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्लांटी की हम बात करें तो किंगडम प्लांटी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिजिड सेल वॉल, सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया था जिनके रिजिड सेल वॉल होता था, जैसे कि एल्गी, फंजाई,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, जिसमें कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। ठीक है। अब आता है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रख दिया था जिनमें सेल वॉल नहीं होता था, पूरी फेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सब। ठीक। अब इस क्लासिफिकेशन का भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने भी फंजाई को कोई स्पेशल स्थान नहीं दिया था। ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। इनका क्लासिफिकेशन जो है लिविंग वर्ड्स के क्लासिफिकेशन के की दुनिया में कहते हो कि बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया था। और इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो इससे पहले जो क्लासिफिकेशन दिए जा रहे थे उनमें जो साइंटिस्ट क्या करते थे कि कुछ ही कैरेक्टर्स को लेकर क्लासिफाइड कर देते थे ऑर्गेनिज्म को। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर जी ने यही नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि उन सारे कैरेक्टर्स को लिया जो जो लिए जा सकते थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हो गए। इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। ठीक। अब हम एक एक करके इन सारे क्लासिफिकेशन को, सारे किंगडम को हम देखते हैं। अब आते हैं किंगडम मोनेरा पे। तो किंगडम मोनेरा में क्या कर दिया था इन्होंने कि इसमें रखा था सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को भी शामिल किया था। हाँ, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी। इसके मोनेरा के मेंबर्स कैसे होते थे? मोस्टली कैसे कॉलोनियल होते थे और फिलामेंटस होते थे। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता था? ऑटोट्रोपिक भी हो सकता था और हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है। ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते थे? ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअली करते हैं। ठीक है। और ये देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, अगला किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का रखा था, जिसमें प्रोटोजोआ, स्लाइमोल और कुछ एल्गी को लेके कुछ एल्गी को रख दिया था। और इसके मेंबर्स कैसे होते थे? मोस्टली कॉलोनियल हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक्स हो सकते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा? ऑटोट्रोपिक था और हेटरोट्रोपिक, दोनों दोनों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। और इनका भी रिप्रोडक्शन कैसा होता था? असेक्सुअली ही होता है। ठीक है। अगला किंगडम आता है फंजाई। इन्होंने क्या किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले जिन्होंने फंजाई को एक स्पेशल किंगडम दे दिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? फंजाई में इन्होंने मल्टी सेलुलर यूनिन्यूक्लिएट और कुछ ऐसे फंजाई हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया था। ठीक है। इनमें कैसा होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन और सेलुलोज का बना होता है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये हेटरोट्रोपिक हो सकते थे और हेटरोट्रोपिक में एब्जॉर्प्टिव होता है। ठीक है। और इनका जो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों हो सकता है। ठीक। अब देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में क्या किया था इन्होंने? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स का रखा था जिनमें सेल वॉल होता था। और सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांटी वाले। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा? डिफरेंशिएटेड होता है। और कुछ ऐसे जो विदाउट डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब जैसे कि मान लो आप पौधा को है, प्लांट्स है, वो उसके जो जड़, तना, पत्ती, यानी कि रूट, लीफ और स्टेम, ये सारे फंक्शन गेन कर लेते हैं। जैसे लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है। रूट का काम क्या है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना, वाटर को एब्जॉर्व करना। ट्रंक का काम क्या है? स्टेम का बॉडी को, प्लांट्स की बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट करना। मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंशिएटेड हो जाता है, ये प्लांट्स की बॉडी पार्ट्स जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं अपना अपना फंक्शन गेन कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा। ठीक है। ब्रायोफाइटा में कैसे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स थे जो कि अनडिफरेंशिएटेड थे, उसमें जड़, तना, पत्ती में डिफरेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऑटोट्रोपिक। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? वो ऑटोट्रोपिक होता है। और रिप्रोडक्शन कैसा होता है? असेक्सुअली होता है और सेक्सुअली दोनों होता है, दोनों माध्यम से होता है। ठीक है। अब देखते हैं किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलियम क्या होता है कि सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स रखा था जिनमें सेल वॉल नहीं होता, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। ये थी कहानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का कंपैरेटिव स्टडी। ये इमेज हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है और इससे बहुत क्वेश्चन आता है नीट में भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसको देखें,
जो जैसा कि उन्होंने आर एच व्हिटेकर जी ने कैरेक्टर्स लिए थे, सेल टाइप लिया था, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। अब देखिए किंगडम मोनेरा की बात करें तो सेल टाइप इसका ऐसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक, ठीक है। सेलवाल की बात करें तो मोनेरा में सेलवाल जो नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा में कैसा है, कुछ में सेलवाल होता है, ठीक। फंजाई में कैसा होता है, सेलवाल होता है और लेकिन काइटिन का बना हुआ होता है, या फंगस सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांटी में क्या बात करेंगे, प्लांटी के जो होता है सेलवाल प्रेजेंट होता है और सेलुलोज का बना हुआ होता है। एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में सेलवाल होता ही नहीं है, ठीक। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांटी में भी होता है और एनिमेलिया में भी होता है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा में कैसा हो गया, मोनेरा में क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है और फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होते हैं, ठीक। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में टिश्यू सिस्टम से लेकर ऑर्गन ग्रेन सिस्टम तक, ठीक है, होता है, ऑर्गन ग्रेड तक होता है। और एनिमेलिया की बात करें तो टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम तक जो है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में कैसे होते हैं कि ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, फोटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में सारे कैसे होते हैं, सॉरी, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फंजाई की बात करें, फंजाई में सारे हेटरोट्रोफिक होते हैं। प्लांटी की बात करें तो प्लांटी में कैसे सारे ऑटोट्रोफिक होते हैं। एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका हेटरोट्रोफिक होता है। हेटरोट्रोफिक में कैसा होलोजोइक है। अब यार ये शब्द जो है मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, ठीक है। थैंक यू।